वनडे में और टेस्ट में ये लड़का अलग ही परफॉर्म करता है। T20 में हमने नायब कप्तान तो बना दिया है, बट वहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें मिल नहीं रहा था कोई नायब कप्तान, तो हमने कहा चलो जो भी इसको ही डाल दो, इसको तीनों फॉर्मेट में। लेकिन अगेन टाइम देना पड़ेगा उसको, ना करें तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि टेस्ट और ओडीआई बड़ी क्लोज फॉर्मेट्स हैं, दोनों में वो अच्छा कर रहा है। टेस्ट में तो उसने कमाल की बैटिंग की कि टेल के साथ करके पाकिस्तान को तीनों टेस्ट मैचों में उसने टेल के साथ बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। ओडीआई में भी बहुत अच्छा है, ओडीआई में बॉलिंग भी उसने अच्छी की, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बॉलिंग की, और जिम्बाब्वे के फर्स्ट 2 ओडीआईज में अगर मैं गलत नहीं हूँ दोनों में 3-3 विकेट लिए थे। तो वो बेस्ट बॉलर था पाकिस्तान का तकरीबन सुफियान मुकीम के साथ या और दूसरे जो बॉलर थे। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इसको वाइट बॉल में भी सिर्फ ओडीआई तक महदूद रखे, लेकिन अगर आपके पास चांस है, टाइम है, तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं। अब इस पाल पे जो पहली विकेट स्पिनर ने ली है, इसमें आपको पता चल रहा है कि ये ओपन ग्राउंड है, पीछे पहाड़ है, तेज हवा चलती है, तो यहाँ पे स्पिनर का भी एक रोल होता है। पाकिस्तान को तबरेज शमसी को बड़ा देख के संभल के खेलना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा खतरनाक बॉलर है, और जो रिस्ट स्पिनर होते हैं वो हवा का बड़ा फायदा और वो हमें फंसा भी लेता है अक्सर, हमें हमेशा तंग भी करता है। थोड़ा हम पीएसएल का अगर वास्ता देंगे बात थोड़ी सी कर लेते हैं ब्रिस्बेन टेस्ट की भी। बहुत एक्साइटमेंट थी शाहिद साहब, लेकिन यहाँ मैच कम, बारिश ज़्यादा हो रही है, बीच बीच में इतनी डिस्टर्बेंस है, बट हिंदुस्तान ने बड़ा अच्छा रिकवर किया और सरवाइव किया, फॉलो ऑन से वो बचे। अगर फॉलो ऑन हो जाता तो वो मैच हार सकते थे। इंडिया में अब ये ड्रॉ की तरफ इंडिया के लोअर ऑर्डर में बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं वो भी रन बनाते हैं, अश्विन खेलते हैं वो भी रन बना, आज जडेजा ने बना लिया, उनका नया प्लेयर आया, उसने हर मैच में स्कोर किया था, आज इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन आज जडेजा और केएल राहुल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। फिर बुमराह और आकाशदीप ने तो आखिरी विकेट में कमाल कर दिया। उन्होंने फॉलो ऑन भी बचाया, ऑल्दो के ऑस्ट्रेलिया कभी भी फॉलो ऑन नहीं करता, इसलिए इस सिचुएशन में भी नहीं करता, इसलिए नहीं कर पाता कि जब आपसे आखिरी विकेट आउट नहीं हो रही, 3 थके हुए बॉलर बिल्कुल आपके, कमिंस भी थका हुआ है, मिचेल स्टार्क कभी भी खुदा ना खास्ता किसी भी टाइम पे ब्रेक डाउन कर सकता है। वो तीसरा लगातार टेस्ट मैच खेल रहा है और उसकी बॉडी, उसकी एज नहीं डिमांड करती कि वो रेगुलर टेस्ट मैच खेले। हेजलवुड को ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी संगीन गलती की कि हाफ फिट को जबरदस्ती खिला दिया, हालांकि स्कॉट बॉलैंड ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। और अब टाइम आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया को 2 से 3 अच्छे फास्ट बॉलर टेस्ट में यंगस्टर डेवलप करने पड़ेंगे। न जाने क्यों वो लांस मॉरिस को नहीं खिला रहा है, वो एक इंतहाई तेज स्पीड वाला 145 प्लस का बॉलर है, उसको पता नहीं क्यों नहीं खिला रहा है। बो वेबस्टर को, ऑलराउंडर को, फास्ट बॉलर है, उसको भी लेके आए थे पिछले टेस्ट मैच में, उसको भी नहीं खिला रहे। अगर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज से पहले 2 फास्ट बॉलर डेवलप नहीं किए तो ये 3 फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया को मतलब इस और ऑब्वियसली कि अब ये इतना रेगुलरली खेलना इनके लिए मसला है। आपने आप किसी वक्त पे ऑस्ट्रेलिया को मिचेल स्टार्क को भी रेस्ट कराना था, लेकिन चूंकि अब हेजलवुड पूरी सीरीज से बाहर हो गए तो अब शायद ना करा सकें। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि ये वाला जो काम हेजलवुड वाला किया, ये तो नॉर्मली पाकिस्तान करती है कि हाफ फिट को डाल देते हैं हम लोग। फ्रस्ट्रेशन होगी उन्हें कि ये एक बड़ा क्रूशल टेस्ट मैच है, टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, 3rd टेस्ट मैच बड़ा क्रूशल है, तो उन्होंने डेस्परेशन में हेजलवुड को पुश किया। ऑल्दो कि जब आखिरी दिन प्रैक्टिस, टेस्ट मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस थी, तो वहाँ सारा मीडिया पहुंचा हुआ था देखने के लिए कि हेजलवुड को देखें किस तरह बॉलिंग करता है, कितना फिट है, तो उसको स्कॉट करके किसी और ग्राउंड में ले गए, एलन बॉर्डर फील्ड पे ले गए ब्रिस्बेन, और वहाँ जाके उसने 1.5-2 घंटे बॉलिंग की मीडिया से छुपा के। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको ये खदशा जरूर होगा कि हेजलवुड पूरा टेस्ट मैच सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और बात कर लेते हैं हम जल्दी से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज की, जो 2-1 से इंग्लैंड ने अपने नाम की। बड़े ही अजीब गरीब किस्म की ये सीरीज रही है। पहले दोनों मैच इंग्लैंड ने बिल्कुल 1 साइडेड जीते, अब तीसरा ये मैच न्यूजीलैंड ने 1 साइडेड जीता, थैंक्स टू केन विलियमसन एंड मिचेल सेंटनर। मेरे हिसाब से तो न्यूजीलैंड को ये टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतनी चाहिए थी, ताकि वो WTC में रहते, फाइनल की दौड़ में रहते। अब उनके ऊपर बड़ा मतलब दूसरे रिजल्ट आएंगे अच्छे, तो शायद वो किसी तरह स्नीक थ्रू कर जाएं। न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच में 8 कैच छोड़े, 5 कैच हैरी ब्रूक्स के छोड़े जिसने 100 बना दिया। और इंग्लैंड की टीम हमेशा तेज बैटिंग करती है, इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने तेज बैटिंग करने की कोशिश की। और अब तक बेसबॉल के दौर में जितने भी टेस्ट मैच 31-32 टेस्ट मैच खेले हैं इंग्लैंड ने, वो पूरे टेस्ट मैच को 286.2 ओवर्स में खत्म कर देते हैं। एवरेज 286.2 ओवर्स है, जो कि बहुत ही कम है। और वो तेज बैटिंग करने के चक्कर में पहली इनिंग्स में फ्लॉप हो गए, बड़ी लंबी लीड कंसीड की, तो 600 रन का टारगेट जब उनको मिला तो ये उनकी हैवीएस्ट डिफीट है, 423 रन। 423 हैवीएस्ट। उसके बावजूद के 2-1 जीते हैं। इंग्लिश प्रेस आप देख लें, वो माइकल वॉन और सारे पीछे पड़े में कि आप बेसबॉल को चेंज करें, ऑल्दो कि उन्होंने सीरीज जीती है।
अच्छा, ये सीरीज तो जीत गए बच्चों, आप जो न्यूजीलैंड वाली बात कर रहे हैं कि इतनी शानदार कामयाबी हिंदुस्तान में जो कोई नहीं सोच सकता था, और उसके बाद अपने घर में ऐसे हार जाना, ये थोड़ा सा उनको ओपनर का डेविड कॉनवे पहले दोनों टेस्ट मैचों में बिल्कुल फ्लॉप रहा। उनको अच्छा होता ये करते कि वो पहले मैच से ही किसी तरह विल यंग को डालते, जो इंडिया में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के आया था, इन फॉर्म बैट्समैन था, लेकिन शायद वो उसकी जगह नहीं बना सके। केन विलियमसन वापस आए तो उनकी जगह नहीं बना सके, और वो अच्छे फॉर्म में थे। अगर वो होते तो यकीनन कुछ फ़र्क पड़ता। और फिर टीम सऊदी ने भी तीनों टेस्ट मैचेस में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी। आज उनका अलविदाई टेस्ट मैच था और वो आज वो रिटायर हो गए। इस पूरी सीरीज़ में वो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी मुश्किल से उनको तीसरा टेस्ट मिला होगा कि एक फेयरवेल टेस्ट देना था, ऑल्दो कि उनके पास एक दो और अच्छे फास्ट बॉलर हैं, उनको खिला सकते थे।